हेलो डियर स्टूडेंट, पॉलिटी के स्टेटमेंट वाइज टेस्ट नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। ये टेस्ट आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी एईडीओ और 72 बीपीएससी पीटी के लिए बनाया गया है। कट ऑफ 20 क्वेश्चन में से 14 रहेगा और आपको 14 नंबर आना चाहिए। अगर उससे के आसपास रहते हैं तो आपका परफॉर्मेंस ठीक है, और उससे अधिक है तो बहुत ही अच्छा है, और उससे कम है तो आप थोड़ा डीपली पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टोटल मैं आपको पॉलिटी का 20 टेस्ट करवाने वाला हूं, जिसमें 400 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और 400 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं पॉलिटी के। और जिस प्रकार से मैं डिस्कस करवा रहा हूं ये आपके लिए बेनिफिट होंगे और बेनिफिशियल होंगे आगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। ऑलरेडी 7 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहां से जरूर टेस्ट दे सकते हैं, देख सकते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सही कथन चुने। पहला स्टेटमेंट है 22 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट है भारत ने राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ जिसको बोलते हैं की सदस्यता 1949 में शामिल हुए यानी ग्रहण किया। तीसरा स्टेटमेंट है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। फोर्थ स्टेटमेंट है 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। तो आपको इनमें से सही कथन चूज करना है संविधान सभा के संबंध में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 141 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी इस क्वेश्चन में पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो 22 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाया गया था, जबकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और चौथा स्टेटमेंट में 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित नहीं हुए थे, बल्कि इस दिन राष्ट्रपति बन गए थे। तो 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बारे में नीचे कथन दिए गए हैं, सही चुने। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट इस 4 अधिनियम में से किसी एक का है, तो आपको यही चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पद आरक्षित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है भारत का गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक नाम मात्र प्रमुख बन गए। तीसरा है वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट किस अधिनियम से संबंधित है, ये आपको फाइनली बताना है। तो 142 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारत शासन अधिनियम 1947, जो कि सबसे लास्ट अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर 143, क्रिस्प प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत चुनें। तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट आपको चूज करने बोल रहा है। पहला, यह 1942 में आया, यानी क्रिस्प मिशन 1942 में आया। दूसरा है मुस्लिम लीग द्वारा इसे स्वीकार किया गया। तीसरा, इस प्रस्ताव को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3 और केवल 3। इनमें से आपको क्रिस्प प्रस्ताव के संबंध में गलत स्टेटमेंट चूज करना है। तो 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, केवल 2। मुस्लिम लीग द्वारा इसे अस्वीकार किया गया था, क्योंकि इसमें 2 देश बनाने की बात नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार किया गया था। जबकि आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि स्वीकार किया गया था, इसलिए आपका स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि क्रिस्प प्रस्ताव को भी मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया था, कैबिनेट मिशन को भी मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया था, क्योंकि उसमें भी पाकिस्तान के निर्माण की कोई बात नहीं की गई थी। तो दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 144, संविधान सभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, भारतीय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया था। दूसरा, इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। तीसरा है प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया था। इनमें से आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। तो 144 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, केवल 1 और 3, यानी दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इनमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था, ये हो जाएगा राइट स्टेटमेंट। तो इस प्रकार ए नंबर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया। दूसरा, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में यह पेश हुआ। तीसरा है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। और फोर्थ स्टेटमेंट है संविधान की प्रस्तावना जो हम भारत के लोग जो शुरू होता है, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक संशोधित संस्करण है। इनमें से आपको उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में सही कथन चूज करना है।
तो 145 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1, 2, 3 और 4 यानी सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिएगा। 145 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में सही चुने। पहला, हाथी भारतीय संविधान सभा का प्रतीक के रूप में अपनाया गया। दूसरा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। कर्णयोगा सर BN राव थे। तीसरा, संविधान सभा के सचिव BR अम्बेडकर थे। चौथा, संविधान सभा के मुख्य रचयिता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनमें से आपको सही कथन चूज करना है भारतीय संविधान के संबंध में। तो 146 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल 1 और 2। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट में बोल रहा है संविधान सभा के सचिव BR अम्बेडकर थे, ये गलत स्टेटमेंट है। संविधान सभा के सचिव BR अम्बेडकर नहीं बल्कि VR आइंगर थे। ठीक है, चौथा है संविधान सभा के मुख्य रचयिता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। मुख्य रचयिता जो थे वो SN मुखर्जी थे। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय संविधान सुलेखन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में सही चुने। पहला, संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी राय ज्यादा थे। दूसरा, हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया और नंदलाल बोस द्वारा इसे अलंकृत किया गया। इनमें से सही आपको चूज करना है, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 147 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए और सही चुने। पहला अनुच्छेद 325, लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ऐसा कहता है। दूसरा अनुच्छेद 326, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी मताधिकार सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं है। तो इनमें से आपको सही चूज करना है, कौन सा अनुच्छेद। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तो 148 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि अनुच्छेद 325 में जो लिखा है वो अनुच्छेद 326 का है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 325 क्या कहता है, अनुच्छेद 325 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी मताधिकार सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं है, जबकि अनुच्छेद 326 द्वारा कहा जाता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेंगे, बदल लेंगे, तब ये सही हो जाएगा। इस प्रकार आंसर है डी नंबर, ना तो 1 ना ही 2। टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। आप सब हमारे टेस्ट बैच से इनरोल्ड हो सकते हैं, जिसका टेस्ट फी मात्र 200 रखा गया है और आप आराम से डेली कम से कम 6 प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। आगामी बिहार SSC एग्जाम हो जाए, BPSC एग्जाम हो जाए, बिहार SI का एग्जाम हो जाए, सभी के लिए मैथ, रीजनिंग, GK, GS सारे टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। और हमारे पेड बैच में 25 स्पेशल AEDO के लिए GK GS का सेट भी अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप सबको ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे इंक्वायरी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे डायरेक्टली हम ही से बात हो जाएगा। और प्लस आपके टेस्ट में एक और चीज़ ऐड कर दिया गया है कि अब से आपको डेली 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। और इसके अलावा आपको ये सारे टेस्ट जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये तो डेली मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये ऐड कर दिया गया। और BPSC AEDO के लिए GK का 25 सेट अपलोड किया गया है और आगे जो है लगभग 25 सेट स्पेशल मैथ और रीजनिंग का भी अपलोड किया जाएगा। तो आप सब जल्दी से जल्दी इनरोल्ड हो सकते हैं। एक बार आप 200 खर्च करेंगे तो आप अभी से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक आराम से टेस्ट दे सकते हैं और आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया और उससे संबंधित तथ्य दिए गए हैं, आपको चूज करके मैच करना है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो पहले आप बनाएं खुद से। तो 149 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 1 का B, 2 का D, 3 का C, 4 का है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यानी B नंबर। अनुच्छेद 2 में क्या बोल रहा है, D नंबर, नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। अनुच्छेद 3 बोल रहा है C नंबर, वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 बोलता है A नंबर। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से 149 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1 का B, 2 का D, 3 का C और 4 का D। इसमें से आर्टिकल में मैच द फॉलोइंग के अलावा आपसे सिंगल भी आर्टिकल्स पूछ लिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है? फर्स्ट नंबर है परित्याग द्वारा, दूसरा है पर्यवसान द्वारा, तीसरा है वंचित किए जाने द्वारा। तो 3 के 3 में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 150 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1, 2 और 3, यानी परित्याग द्वारा मतलब क्या हो गया कि खुद बखुद भारत का नागरिकता किसी व्यक्ति द्वारा त्याग दिया गया तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। पर्यवसान मतलब क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी और कंट्री का नागरिकता ले लेता है तो अपने आप जो है वो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्री में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। दोहरी नागरिकता की व्यवस्था यूएसए में की गई है। हमारे संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था है जो कि हम सब ब्रिटेन से लिए हैं। वंचित किए जाने पर तो भारत सरकार द्वारा कोई कानून ला करके या उस पर किसी प्रकार का मुकदमा वगैरह है तो वंचित किए जाने की स्थिति में भी नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। तो 150 का आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित अनुच्छेद का सही मिलान करें। पहला है अनुच्छेद 6, दूसरा है अनुच्छेद 7, तीसरा है अनुच्छेद 9 और चौथा है अनुच्छेद 11। आपके सामने कुछ तथ्य लिखे गए हैं, आपको सही मैच करना है। तो आर्टिकल्स का भी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट मुझे है पॉलिटी में 400 क्वेश्चन में फिर आपका कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। आप इजी क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, हार्ड वाला क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन मैं इस वाले सीरीज में करवा रहा हूँ। इसके बाद फिर से 400 क्वेश्चन का सेट चलेगा ज्योग्राफी का, ठीक है। तो चैनल पे जितने भी बच्चे हैं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें। इसका फ्री PDF अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। फिलहाल 151 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, ठीक है। तो ये आप मैच कर लेंगे। 151 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन कराने का मकसद है कि आप पूरा पॉलिटी रिवीजन कर लें, ठीक है। इससे हल्का पूछेगा तो फिर कोई बात है। क्वेश्चन नंबर 152, मूल अधिकार की विशेषताओं के संबंध में सही कथन चुने। पहला है यह कार्यपालिका की अत्याचार और विधायिका के मनमाने कानून पर सीमाएं लगाता है। दूसरा, यह न्यायालय में विचार योग्य प्रकृति के हैं। तीसरा है इसके अधिकार के अंतर्गत राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, न कि नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। चौथा है राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो आपको इसमें से सही कथन चूज करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जितने भी इस सीरीज में मैं क्वेश्चन करवाया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बार बार इसका PDF निकलवा लीजिए और आराम से इसको कम से कम 3 से 4 बार बनाएंगे तो आपका जितना भी 1 लाइनर वाला पॉलिटी आता है वो सारा ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करने सीख जाएंगे। फिलहाल 152 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 2, 3 और 4, यानी चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। मूल अधिकार की रक्षा आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यों में आर्टिकल 226 के द्वारा राज्य न्यायालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखिए इसको, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के बारे में निम्नलिखित में से कथन नीचे दिए गए हैं। तो किस अनुच्छेद के बारे में ये सारे तथ्य हैं आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से चूज करना है। पहला, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ये पहला स्टेटमेंट बोलता है। लेकिन इस स्टेटमेंट में, इस अनुच्छेद के बारे में पहला स्टेटमेंट ये कहा गया कि राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। लेकिन इस अनुच्छेद के अंतर्गत 2 अपवाद भी आ गए, ठीक है। पहला अपवाद क्या था कि 93 संविधान संशोधन 2005 के तहत केंद्रीय शैक्षिक संस्था अधिनियम 2006 के अंतर्गत IIT और IIM सहित सभी केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण दिया गया, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि भेदभाव हुआ, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है। EWS के लिए 10%। तो ये दोनों अपवाद भी इस आर्टिकल के अंतर्गत आए। तो आपको बताना है कि इनमें से किस आर्टिकल के बारे में ये सारे बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 153 का डी नंबर, अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 पहला स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करते हैं। इसके अंतर्गत 2 अपवाद हैं। तो पहला जो आपको दिख रहा है 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत, तो ये जो किया गया था ये अनुच्छेद 15 ग के अंतर्गत किया गया था। और 103वां संविधान संशोधन जो आप देख रहे हैं ये अनुच्छेद 15(6) के अंतर्गत किया गया था, 6, ठीक है, 15(6) के अंतर्गत किया गया था। तो इसको एकदम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 154, संविधान संशोधन से संबंधित सही मिलान करें। आपके सामने 4 संविधान संशोधन है और उसके सामने तथ्य लिखे गए हैं, आपको सही इसमें से चूज करना है। प्रथम संविधान संशोधन 1951, दूसरा है 7वां संविधान संशोधन 1952,
तीसरा है 9वां संविधान संशोधन 1960 और चौथा है 14th संविधान संशोधन 1962। आपको इनमें से सही चूज करना है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ 154 क्वेश्चन, ठीक है। तो 154 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का ए और चौथा का बी। देखते हैं। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू ने भूमि सुधार से संबंधित कानून को बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में जोड़ा था, ठीक है। दूसरा का सी हो जाएगा। तो 7वां संविधान संशोधन 1952 में यह व्यवस्था किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान हो सकता है। तीसरा है 9वां संविधान संशोधन 1960, इसके अंतर्गत आपका ए नंबर आएगा। बेडूवाड़ी यूनियन पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है, ठीक है। चौथा है 14th संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के अंतर्गत पुडुचेरी को भारत संघ में शामिल किया गया। ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से किस प्रावधानों में सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? पहला, नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। दूसरा है 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान। मेनली इसमें आर्टिकल 244 में जो प्रावधान किया गया है उससे संबंधित बात की गई है। तीसरा है मूल अधिकार और चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो साधारण बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक सदस्य प्लस 1, ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है किसके लिए सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता संसद में पड़ेगी। तो 155 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1 और 2 इज अ राइट आंसर। यानी तीसरा और चौथा जो है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके लिए हम सब विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बहुमत का मतलब होता है जितने भी सदस्य उपस्थित हुए हैं उसके 2/3, ठीक है। और साधारण बहुमत का क्या होता है, मतलब आधा से एक अधिक। जैसे कि 100 आदमी बैठा हुआ है तो 50 + 1 51, इसी को साधारण बहुमत कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबके लिए इजी भी है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं। पहला है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य। तीसरा है राज्य विधान परिषद के सदस्य और चौथा है दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। आपको इनमें से ये बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2, 3 और 4, एकदम सही है। यानी जहां पे आपको मनोनीत नजर आ जाए और राज्य विधान परिषद लिखा नजर आ जाए, वो सब जो भी हो जाए वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट में मनोनीत है, राज्य विधान परिषद है और फिर यहाँ पे मनोनीत है। तो मनोनीत जैसे देखेंगे और विधान परिषद जैसे देखेंगे वो सारे व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बाकी जो बच गया वो भाग लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट भाग लेता है, बाकी सब नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 157, गण पूर्ति यानी कोरम के संबंध में सही चुने। पहला, सदन द्वारा कोई भी कार्य कराने से पहले उसमें न्यूनतम संख्या में सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है, इसे ही गण पूर्ति यानी कोरम कहते हैं। यानी ये स्टेटमेंट बता रहा है कि सदन में कम से कम कितना सदस्य चाहिए ताकि सदन का कार्यवाही आगे शुरू की जा सके। दूसरा है पीठासीन अधिकारी सहित यानी जो चेयरमैन है उसको मिला करके सदन के कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होना चाहिए, ये ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको बताना है इनमें से सही स्टेटमेंट क्या है। तो 157 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो कोरम के बारे में आप सब ऑलरेडी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 158, संसद से संबंधित सत्र बुलाने के संबंध में सही कथन चूज करें। पहला है अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाता है। दूसरा है सदन की बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। तो 158 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार नहीं बल्कि कम से कम 2 बार होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 बार दिया गया है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159 के साथ। क्वेश्चन नंबर 159, विपक्ष के नेता के संबंध में सदन के नियम व संसदीय विधान में उल्लेख के संबंध में सही कथन चुने। यानी विपक्ष के नेता के बारे में संसद में क्या नियम है। पहला, 1969 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली। दूसरा, 1977 में सांविधिक मान्यता मिली, जैसा कि सांसद अधिनियम 1977 में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते उल्लेखित हैं। तीसरा, वर्तमान में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हैं। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है।
विपक्ष के नेता बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो 159 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1 और 2। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। वर्तमान में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो सीट है वो कांग्रेस के पास है 99, इसलिए जिसके पास सबसे अधिक रहता है विपक्ष में उसी का नेता चूज किया जाता है। तो राहुल गांधी है वर्तमान में विपक्ष के नेता। ठीक है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, विपक्ष के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक सीट कुल सीटों के 1/10 से कम नहीं होना चाहिए। यानी आप विपक्ष के नेता तभी कहलाएंगे जब कुल सीट, तो टोटल लोकसभा में 545 सीट है तो उसका 1/10 कर दीजिए, उतना सीट आपको चाहिए, तभी आप विपक्ष के नेता कहलाएंगे। दूसरा, विपक्ष के नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर नहीं होता है, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। चलिए बताइए। तो 160 का आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। दूसरा जो है वो स्टेटमेंट गलत है, विपक्ष के नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट रहता तब सही हो जाता। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 8 पॉलिटी का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का। आपको कैसा लग रहा है ये वाला प्रश्न नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना स्कोर भी जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रह रहा है, और हमारे इस प्रश्न के स्तर को देखते हुए और आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ आप सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि मेंस का क्लास, इकोनॉमिक्स का क्लास और ये स्टेटमेंट वाइज सारे सब्जेक्ट का मैं करवाऊंगा अगर आप सब भरपूर प्यार दिखाएंगे। और एक प्यार दिखाने का कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें इस वीडियो को, बस इतना ही प्यार दिखाना होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और टेस्ट नंबर 9 के लिए आप सब तैयार हो जाइए, कल उपस्थित होते हैं।